हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष शर्मा आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एलवी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो आपके ग्रामेटिकल सेक्शन से है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरे 5 मार्क्स का आने वाला है। और इस सेक्शन के तहत अब सभी विद्यार्थियों को बड़ी समस्या रहती है कि सर हमें तो इतनी ग्रामर नहीं आती, इतने रूल्स नहीं आते, तो किस तरीके से जो है हम हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर सकें। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का ही है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक से रूल हैं जिनको तैयार करके, जिनको ध्यान में रखते हुए अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तब भी हम हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज ये होती है कि जब हम इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं तो वहां पर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितना भी बड़ा हमारा वाक्यांश है, कितना भी बड़ा हमारा वाक्य है, उसमें सिर्फ हमको करना क्या है, वहां पे थोड़ी सी बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें उस सारे सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट्स को ढूंढना है, अपनी वर्ब्स को ढूंढना है, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना है। फिर हम इसी तरीके से अपने छोटे छोटे खंडों में बांटकर उसका ट्रांसलेशन हम कर लेंगे। और इन सब बातों को हम ट्रांसलेट करते हुए समझते हैं कि कैसे हम एक ट्रांसलेशन को आसानी से छोटे छोटे खंडों में बांटकर उसका ट्रांसलेशन पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। और आज का जो ट्रांसलेशन है वो हमने जो भी ट्रांसलेशन आपके लिए हैं, जो भी हमने आपके ये सेक्शंस लिए हैं वो आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए हैं, यानी जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं वहीं से लिया गया है। तो आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि किस तरह का ट्रांसलेशन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आता है। शुरू करते हैं। एक हमने छोटा सा यहाँ पर ट्रांसलेशन लिया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। हमारे गांवों में सुधार की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े ही साधारण से वाक्य हैं और बड़े ही आराम से जो है इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस हमको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं। ये सब सिंपल सेंटेंस है, छोटे छोटे वाक्यांश यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन अगर बड़े भी वाक्यांश आ जाते हैं तो उनको भी हम छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके उनका हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम समय नहीं गंवाते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ का हमें ट्रांसलेशन करना है। चलिए ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, बिल्कुल शांत मन से आपको आपका पहला वाक्य पढ़ना है। सबसे पहला काम, हमारा पहला वाक्य कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सिंपल सी बात है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब हमको यह देखना है कि इस सेंटेंस में कोई वर्ब तो नहीं दी गई है। अगर कोई भी वर्ब नहीं दी गई है तो मतलब यह है कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। कैसा है? सिंपल प्रेजेंट का। आप टेंस तो आपने पढ़ा ही होगा, आप इंटर तक आए हैं, हाई स्कूल की परीक्षाएं, आपने बोर्ड की परीक्षाएं दी ही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेंस तो आपको प्रिपेयर होगा ही, और उन्हीं टेंसों की मदद से हम इनका ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां किसी तरह की कोई वर्ब इंक्लूड नहीं की गई है, मींस ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है और जहां पर हमको सिर्फ अपने सब्जेक्ट के साथ ही एमआर और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। चलिए कौन है भाई? अब क्वेश्चन वाक्यांश में कब क्या करता है, क्या क्रिया है, क्या ऑब्जेक्ट है, इनको भी पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप क्या करें, जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है आप उसी से प्रश्न पूछना शुरू कर दें। मींस टिट फॉर टैट, यानी अगर आप पूछना शुरू कर देंगे अपने वाक्य से ये प्रश्न को तो खुद ही आपको उत्तर देगा कि भैया मैं यहां पर बैठा हूं। अब आपको सब्जेक्ट पता करना है तो आप कौन का यूज कर लीजिए, आपको क्रिया पता करनी है तो आप क्या का यूज कर लीजिए। मींस जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, भैया कौन है कृषि प्रधान देश? चलिए सब्जेक्ट खुद निकल के आएगा, भारत। कौन आ रहा है? भारत। मींस अगर आप वाक्यांश ही प्रश्न करेंगे तो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को क्लियर करने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे अपने सब्जेक्ट से, भारत, यानी भारत की अंग्रेजी इंडिया। इंडिया। अब सिंपल प्रेजेंट है तो है कि अंग्रेजी हमको यहां पे लिखनी है इज, क्योंकि भारत एक है और एक वचन के साथ हमेशा इज का यूज होता है। तो इंडिया इज। अब भारत क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एक कृषि प्रधान देश। क्या है भाई? एक कृषि प्रधान देश। एक की अंग्रेजी एन। क्यों? एन और एल में अंतर आप तो जानते होंगे, कहां पर हम एन का यूज करते हैं, कहां पे हम ए का यूज करते हैं। यानी अगर ए के बाद आने वाला जो वर्ड्स है
उसका प्रोनाउंसिएशन किसी कॉन्सोनेंट से होता है तो हम ए का यूज करते हैं, लेकिन अगर वो हमारा वॉवेल्स है तो उसके पहले हम एक की अंग्रेजी ए नहीं एन का यूज करते हैं। तो यहां पर एक की अंग्रेजी तो हमने एन लिख ली, और क्यों लिख लिया, क्योंकि आने वाला जो शब्द है हमारा वो है कृषि यानी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का प्रारंभ जो होता है वो एक वॉवेल लेटर से होता है, इसलिए हमने यहां पर एन का यूज कर दिया। तो इंडिया इज एन कृषि यानी एग्रीकल्चरल, और क्या है देश यानी कृषि प्रधान एग्रीकल्चरल, और देश की मीनिंग कंट्री। ये हो गया हमारे पहले वाक्य का ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। चलिए भाई दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं कि यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें। दूसरा सेंटेंस है यदि यहां लोग खेती की तरफ ध्यान दें। अब थोड़ा सा इसमें जो है आपको सेंस लगाने की जरूरत है, यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि यहां पढ़े लिखे जो लोग हैं वो खेती की तरफ ध्यान देते हैं अगर, ठीक है, तो अब देते हैं मीन्स ताहे तीहे ते हैं। अब ये आइडेंटिटी आपको मिलती है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, मीन्स हमको इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग करना है। चलिए क्या करना है भैया, सबसे पहले तो हम यदि यहां की बात कर लेते हैं। ये हमारा एक कंजंक्शन टाइप है जो हमारे सेंटेंस को जोड़ रहा है। हमने यदि की अंग्रेजी यहां पे लिख ली इफ, और यहां की अंग्रेजी हमने लिख ली हेयर यानी इफ हेयर। अब इतने को आप हटा दीजिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतने का हमने लिख लिया पहले ही इफ हेयर। अब पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें। चलिए सब्जेक्ट पता करना है इसमें। अब सब्जेक्ट कौन है भैया, कौन खेती की तरफ ध्यान दे, पढ़े लिखे लोग। मिल गया सब्जेक्ट, हमको कुछ नहीं करना है, वाक्यांश से ही आपको उल्टा प्रश्न कर देना है, आपको आराम से आपका सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। चलिए भाई क्या है, पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें। कौन खेती की तरफ ध्यान दे, पढ़े लिखे लोग, मींस सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा पढ़े लिखे लोग। अब ये हमारे कर्ता हैं जिनको ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो यहां पे हमने लिखा द एजुकेटेड प्यूपिल, पढ़े लिखे एजुकेटेड यानी जो शिक्षित, और लोग की मीनिंग प्यूपिल, ये भी आप जानते हैं, यानी द एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग, सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी तरह की हेल्पिंग वर्ब तो यूज होती नहीं सिंपल में, तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे वर्ब पे आना है। अब वर्ब क्या है भाई, क्रिया कैसे पता करें, क्रिया वैसे पता करते हैं जैसे हम कर्ता को पता करते हैं। यानी कर्ता को पता करने के लिए हम कौन का यूज करते हैं, प्रश्न में कौन कर रहा है, पता हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जब पता हो गया तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इससे प्रश्न कर लीजिए तो आपको क्रिया मिल जाएगी। यानी पढ़े लिखे लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। क्या देना है, ध्यान देना है। तो यानी ध्यान देना आपकी हो गई वर्ब। अब हमको क्या करना है, इसकी अंग्रेजी लिख लेना है। क्या करेंगे, पे अटेंशन। क्या होगी अंग्रेजी इसकी, पे अटेंशन, यानी द एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन। सब्जेक्ट पता हो गया, कौन का यूज किया, क्या का यूज किया, क्रिया पता हो गई। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी पढ़े लिखे लोग ध्यान दें। अब ऑब्जेक्ट पता करना है या कॉम्प्लीमेंट पता करना है, तो जो बचा हुआ हमारा सेंटेंस है वहीं पे हमको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अगर किसी के लिए वो कार्य किया गया तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, या कोई अदर एक्स्ट्रा चीज आपको दी गई है वाक्यांश को पूरा करने के लिए तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट यहां बचता है, खेती की ओर। क्या बचता है, खेती की, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की अंग्रेजी हमने सब्जेक्ट में लिख ली, ध्यान देने की हमने वर्ब में लिख ली, तो बचा क्या, बचा तो हमारे पास सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट, खेती की ओर। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे टू द फार्मिंग। अब टू द फार्मिंग क्यों सर, कुछ लोग कंफ्यूज, सर की ओर की मीनिंग तो टुवर्ड्स होती है। हाँ भैया टुवर्ड्स होती है, किसी तरफ अगर किसी दिशा को संबोधित किया जाता है तो वहां पर हम टुवर्ड्स लिखते हैं, लेकिन यहां पर कोई दिशा नहीं दिखाई जा रही है, यहां पर बस खेती की ओर बताया जा रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे टू द फार्मिंग। फार्मिंग खेती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कि पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें। आगे का सेंटेंस देखते हैं। तो अब यहां पे दिया है तो, वैसे तो की अंग्रेजी कॉमा होती है, यानी अगर आप कॉमा लगा दें तो की अंग्रेजी पूरी हो जाती है, और हमने यहां पर एक कॉमा लगा दिया। लेकिन अगर हम यहां पर इसको ना लगाकर तो की अंग्रेजी देन भी लिख सकते हैं, यानी तब। क्या होता है, तब। तो का अर्थ यहां पर तब के लिए भी किया जा रहा है, यानी अगर वो ध्यान देना शुरू करे दे तब, तो यहां पर हमने लिख लिया अंग्रेजी देन। चलिए ये तो हो गया हमारा कंजंक्शन भाई, कंजंक्शन में लगा लिया। अब इसको हम सेंटेंस से बाहर रखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको कर्ता पता करना है, यानी शुरुआत हमको कहां से करनी है। तो हमारी शुरुआत है कि हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। क्या हो सकता है भाई, हम लोगों की गरीबी।
चलिए सबसे पहले हम लोगों की गरीबी की अंग्रेजी लिखते हैं। हम लोगों की गरीबी मीन्स आवर पोवर्टी, हमारी गरीबी या हम लोगों की गरीबी, इन दोनों सेंसों में हम लिखेंगे आवर पोवर्टी। ये हमने लिख लिया एक कर्ता के रूप में। अब सकता है सकती सकते मीन्स हमें कैन का यूज करना है, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर एक आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो हम यहां पर यूज करेंगे कैन बी का, क्योंकि आप जानते हैं जब कैन का यूज होता है तो सकता है सकती सकते होता है, और जब कभी कैन की पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ जाता है तो हम कैन के साथ बी का भी यूज कर देते हैं। तो हमने यहां पर यूज किया कैन बी। अब हो गया कि हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम भाई, अब हो सकती है तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, तो यहाँ पे हमने कैन भी सकता है सकती के लिए लगा लिया। और दूर होने के लिए अब जानते हैं आप पैसिव वॉइस का अगर सेंटेंस हो जाता है तो वहां पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी पड़ती है, इसलिए दूर होना रिमूव, दूर होना, इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिमूव्ड। क्या लगाएंगे, रिमूव। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि आवर पोवर्टी कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड। अब किसके द्वारा हो सकती है, अगर ऐसा लिखा होता तो आपका वो सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो जाता बाई, ठीक है, लेकिन यहाँ बाई प्रिपरेशन के द्वारा, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ हमें सब्जेक्ट में नहीं दिखाया गया है, इसलिए हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना ही रहेगा कि देन आवर पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड, हमारी गरीबी दूर हो सकती है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं कि हमारे गांवों में सुधार की जरूरत है। चलिए भाई, कोई किसी तरह का कोई यहाँ पर हमारे गांवों में सुधार की जरूरत है, क्या करेंगे, सबसे पहले सुधार की जरूरत हमारे गांवों को, आवर नीड्स यानी आवर विलेज, सबसे पहले हमने लिखा हमारे गांवों की आवर विलेज। अब क्या है, जरूरत है यानी आवश्यकता है, और इसकी मीनिंग क्या होगी, नीड। अब यहां पे हमने लिखा आवर विलेज नीड्स, क्या है, हमारे गांवों में जरूरत है काहे की, सुधार की, और सुधार की मीनिंग होती है इंप्रूवमेंट। किसकी होती है, इंप्रूवमेंट। यानी हमारा सेंटेंस हो जाएगा आवर विलेज नीड्स इंप्रूवमेंट। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस कि शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे। अब देखिए यहां पर शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा जो है चेंज करते हैं। अगर हम इस जब को उठा के शुरुआत में रख लें तो इसका अर्थ होगा कि जब शिक्षित व्यक्ति गांव में रहने लगेंगे, मींस दोनों का अर्थ सेम सेम आ रहा है। हमें जब की अंग्रेजी लिखनी है, और आप जानते हैं कि व्हेन अगर किसी सेंटेंस दो सेंटेंसेस के बीच में यूज होता है तो उसका अर्थ कंजंक्शन की तरह होता है और उसका अर्थ होता है जब, लेकिन यही अगर प्रश्नवाचक चिन्हों में यूज किया जाता है तो इसका अर्थ होता है कब। तो हम यहाँ पर जब की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन। क्या लिखेंगे, व्हेन, यानी आवर विलेज नीड्स इंप्रूवमेंट व्हेन, जब, कब भैया, जब शिक्षित व्यक्ति यानी एजुकेटेड पीपल्स, एजुकेटेड पीपल्स लगेंगे, गा गी गे, यानी लास्ट आपका क्या आ रहा है, गा गी गे, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। और जब ये फ्यूचर इंडिफिनिट आता है तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, किसे रहना है, पढ़े लिखे लोगों को, सब्जेक्ट मिल गया एजुकेटेड पीपल। फिर हमने यहाँ लगाया उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल, क्या, शुरू कर देंगे। शुरू करने की मीनिंग क्या होती है, स्टार्ट लिविंग। क्या होती है, स्टार्ट लिविंग, यानी एजुकेटेड पीपल विल स्टार्ट लिविंग, कहां, इन द विलेज, यानी गांवों में, इन द विलेज। और यहीं पर दिखा गया है शिक्षित व्यक्ति जब गांवों में रहने लगेंगे। शिक्षित व्यक्ति सब्जेक्ट हो गया हमारा, इसके बाद रहने लगेंगे, ये हमारी वर्ब हो गई, और कॉम्प्लीमेंट गांवों में। तो हमने यहां पर लिख लिया कि द एजुकेटेड पीपल विल स्टार्ट लिविंग इन द विलेज। ये हो गया हमारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब आगे आते हैं, फिर यहाँ पे लिखा है तो। अब तो का मतलब है कि हमें कॉमा लगा देना है, या हम कॉमा नहीं लगाते हैं तो यहाँ हम देन का यूज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देन का यूज कर दिया, या हम कॉमा भी लगा सकते हैं, तो की अंग्रेजी के लिए कॉमा पर्याप्त होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। चलिए भाई, क्या बदल जाएगा, उन गांवों का सामाजिक जीवन। सबसे पहले तुमको इसकी अंग्रेजी लिखनी है, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस, द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस, यानी सामाजिक जीवन उन गांवों का। चलिए ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, विल चेंज, जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यानी हमको यूज करना है विल और शैल में से किसी एक का। हमने लगाया यहां पर विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाना, चेंज।
यानी द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस विल चेंज, क्या पूरी तरह से, पूरी तरह से, और पूरी तरह की मीनिंग हम लिख देंगे कंप्लीटली। ये हो गया हमारा सेंटेंस। चलिए फिर देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। आराम से टेंस को समझते चलें और उस टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को सर्च करिए और क्रमानुसार बिल्कुल सिंटैक्स नियमों से आप उसको केवल सेट करते चले जाइए, आपका ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली पूरा होता चला जाएगा। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अब ये सेंटेंस कैसा है भाई? चाहता है से तो मुझे पता चल गया कि ये एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ताहे तीहे तेहे से वाक्य का अंत हो रहा है, वर्ब के अंत में ताहे तीहे तेहे मिल रहा है, मींस ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। लेकिन अगर पूरे सेंटेंस को हम एक बार पढ़ें तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है? करके, पढ़ाई पूरी करके। और जब भैया इस तरह के सेंटेंस हमको मिलते हैं, खा के, पी के, नाच के, गा के, तो ऐसे सेंटेंस हमारे पार्टिसिपल के होते हैं। कैसे होते हैं? पार्टिसिपल के। इस पार्टिसिपल को का नाम आपने ट्रांसफॉर्मेशन में सुना ही होगा, खैर, या आपने सिंथेसिस में ट्रांसफॉर्मेशन सुना होगा कि कैसे हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर पार्टिसिपल के माध्यम से एक सिंपल सेंटेंस की रचना कर लेते हैं। चलिए हम भी यहाँ पे पार्टिसिपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज यहाँ पर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कूलों की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, यानी क्या करना चाहता है? पढ़ाई पूरी करके, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद। यहाँ पे हम लिखते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने पार्टिसिपल का यूज किया है। आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल स्टडीज, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल स्टडीज, यानी स्कूल की पढ़ाई को पूरा करने के बाद। क्या हुआ भाई? ये तो हमारी कहानी हो गई कि स्कूल की पढ़ाई पूरा करके या पूरा करने के बाद। इतना हमारा ट्रांसलेशन हो चुका। अब बचा क्या? इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। इन दिनों यानी सबसे पहले दीज डेज, दीज डेज ये हमने लिख लिया। अब कौन भैया लेना चाहता है प्रवेश? सब्जेक्ट ढूंढिए। प्रत्येक विद्यार्थी, यानी हर एक विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी। यहां पर सब्जेक्ट हमारा मिल गया एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। अब सब्जेक्ट मिल गया तो इसके बाद हमें वर्ब ढूंढनी है। क्या करना चाहता है प्रत्येक विद्यार्थी? प्रवेश लेना चाहता है, यानी wants to take admission, wants to take admission हो गया हमारा। अब कहां पर? विश्वविद्यालयों में, इन द यूनिवर्सिटी, इन द यूनिवर्सिटी। तो ये हो गया हमारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेट, जहां पे हमने सबसे पहले दिए गए एक सेंटेंस को पार्टिसिपल के माध्यम से, द सोशल लाइफ ऑफ दीज विलेजेस विल चेंज कंप्लीटली आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल स्टडीज, ये हमारा पार्टिसिपल था। इसके बाद फिर जो है एवरी स्टूडेंट वांट टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, ये एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हमने इसका ट्रांसलेट कर लिया। अगला सेंटेंस हमारा क्या कहता है कि यह धारणा उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? सबसे पहले तुम्हें ये देखना है, यह धारणा मींस दिस असम्पशन, दिस असम्पशन है कि अंग्रेजी इज, लेकिन नहीं है मींस नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे नॉट का। दिस असम्पशन इज नॉट, क्या सही नहीं है, यानी करेक्ट। ये हो गया हमारा सेंटेंस, दिस असम्पशन इज नॉट करेक्ट। फिर विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों को किसको करना चाहिए विचार? अब देखिए यहाँ पे आ गया चाहिए, और चाहिए भी एक मॉडल एक्चुअली जहाँ पे आपको शुड का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे, किसको विचार करना चाहिए? विद्यार्थियों को, यानी सबसे पहले स्टूडेंट्स। अब चाहिए की अंग्रेजी यहाँ पे हमने लगाया शुड। चलिए स्टूडेंट्स शुड क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को विचार यानी थिंक, सोचना चाहिए। तो द स्टूडेंट्स शुड थिंक, क्या इसके बारे में या इस पर, यानी अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, इस अबाउट दीज सब्जेक्ट, इन विषयों पर क्या बहुत ध्यान से, यानी पूरी तरह से, ठीक प्रकार से। ठीक की अंग्रेजी हमने लिखी यहाँ पे प्रॉपरली, यानी द स्टूडेंट्स थिंक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स प्रॉपरली। अब अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे, यानी तभी वे कब? ओनली देन, यानी केवल तब। तभी वे या केवल तब, दोनों एक ही बात है। ओनली देन कौन साहस के साथ सामना कर सकता है? वे की अंग्रेजी दे, और कर सकेंगे
मीन्स यहाँ पे गागी गे आया, तो ये फ्यूचर टेंस से संबंधित वाक्य हो गया। यानी ओनली देन दे विल एबल टू फेस, यानी वे योग्य रहेंगे या कर सकेंगे फेस, क्या सामना, क्या भविष्य में यानी द फ्यूचर विद करेज, साहस के साथ। यानी हो जाएगा कि ओनली देन दे विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर विद करेज, यानी वे भविष्य का सामना साहस के साथ कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम अपने ट्रांसलेशन को आसानी से छोटे छोटे खंडों में बांटकर उनको उनमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को डिफाइन करके क्रमानुसार रखकर आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कोई बहुत कठिन ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको नहीं दिए जाते हैं, लेकिन जो भी दिया जाता है उसको प्रॉपरली आप सेट करके आराम से उसका ट्रांसलेशन करके पूरे 5 मार्क्स ले सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम 2-3 और पैसेज देखते हैं जिससे आपको पूरी तरह से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को सर्च करना, डिफाइन करना वाक्य में आ जाए और आसानी से आप उसका ट्रांसलेशन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा ट्रांसलेशन कि एक बार एक चोर घर में घुस आया। शुरू करते हैं कहानी को और एक बार हम पढ़ते हैं कि एक बार एक चोर घर में घुस आया, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वाभिमानी था। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो सेंटेंस है, यानी कि कोई अगर कहानी ली जाती है तो वो कहानी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि कहानी बन ही वही सकती है जो पास्ट में व्यतीत हो चुकी होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कहानी में घुस आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, फिर मिला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, जो बड़ा स्वाभिमानी था ये भी सिंपल पास्ट ही है, या कुत्ते को चुपचाप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। फिर देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी अगर कोई कहानी आपको मान लीजिए ट्रांसलेशन में मिल गई तो ये मान के चलिए कि उस कहानी के ज्यादातर सेंटेंस आपके पास्ट टेंस से संबंधित होने वाली हैं, या तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मींस मोस्टली आपको पास्ट या कहीं कहीं फ्यूचर आपको देखने को मिल जाता है, क्या पास्ट या फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो इसी तरह से इस सेंटेंस का हम जो है ट्रांसलेशन करना देखते हैं। अब यहाँ पे हमको क्लियर हो गया कि हमारी जो कहानी थी वो एक पास्ट की कहानी है, तो मोस्टली सेंटेंस हमारा जो है पास्ट से संबंधित ही टेंस से होगा, तो थोड़ी सी आसानी हमें यहाँ पे टेंस डिफाइन करने में भी हो जाती है। अब क्या होता है यहाँ पे हमने देखा, जैसे हमने पहला वाला सेंटेंस अपना देखा जहां पर हमको ज्यादातर प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंस मिले, यानी हम कोई एक जर्नल बात कर रहे थे, आज की समस्या पे बात कर रहे थे, तो वहां पर हम जब वर्तमान में कोई बातचीत करते हैं तो उसका टेंस निर्धारण हमेशा प्रेजेंट में होता है, और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम कोई अगर गेस करते हैं तो वो हमारा फ्यूचर में चला जाता है। वहां पे पास्ट जैसी कोई समस्या जैसी बात नहीं होती। लेकिन जब हम कोई कहानी देखते हैं तो वहां पर हमें टेंस डिफाइन करने की ज्यादातर आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहानी हमेशा पास्ट में ही होती है, जैसा कि आपने इस पैराग्राफ में देखा। चलिए शुरू करते हैं। खैर हमारा सबसे पहला सेंटेंस है एक बार एक चोर घर में घुस आया। पास्ट इंडेफिनिट है, कहानी है हमारी, आया गया, पढ़ा लिखा, सोया जागा। किसी भी वाक्य का अंत जो है यदि किसी क्रिया से आ जाता है आ इ ई उच्चारण के साथ, या वाक्य का अंत ता था ती थी तेथे से हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। चलिए पास्ट का है तो सबसे पहले भाई घर में कौन घुस आया, हमको तो शुरू करना है सब्जेक्ट से कहानी का, लेकिन उसके पहले एक सेंटेंस एक वर्ड दिया गया है एक बार, तो हम एक बार की अंग्रेजी लिख लेते हैं यानी वन। हाँ यहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार की बात है, एक समय की बात है, ऐसा दिया होता है तो आप लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम। यहाँ पे सिंपल से दिया हुआ है कि एक बार, और एक बार की मीनिंग यहाँ पर आप लिखेंगे वंस, ये लिख लिया आपने, कॉमा लगा लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपने सेंटेंस पे। एक चोर घर में घुस आया, कौन घर में घुस आया, सब्जेक्ट को डिफाइन किया, भैया चोर आया था घर में घुसने। चलिए सबसे पहले हमने चोर लिख लिया, एक चोर की अंग्रेजी आ थीफ, क्या लिख लिया हमने, आ थीफ, सब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव है तो वहां पर हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ऐसा आपने टेंस में भी पढ़ा होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर अपना ऑब्जेक्ट लिख लेना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट डिफाइन किया, घर में घुसने का काम किया चोर ने, कर्ता मिल गया हमारा अ थीफ। अब इसके बाद हमको चोर ने क्या किया, वो घुसा, यानी घुसने की मीनिंग होती है एंटर्ड, घुसाना का मतलब होता है प्रवेश कर जाना, यानी
entered, तो यहां पे हमने सेकंड फॉर्म एंटर की लगाई entered, यानी once a thief entered, कहां पर घुसा, ऑब्जेक्ट क्या था, तो घर में, क्या हुआ, घर में, यानी एंटर। अब यहां पर आप सोचेंगे सर में की अंग्रेजी इन क्यों नहीं लग रही, एक्चुअली एंटर में ही होता है अंदर में, यानी अंदर प्रीपोजिशन के साथ अंदर प्रवेश की अंग्रेजी होती है इंटर्ड, या इसलिए यहां पर हम प्रीपोजिशन में की अंग्रेजी इन का यूज ना करते हुए सिर्फ यहां पर हम लिखेंगे द हाउस। तो ये हमारा पहला ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वंस अ थीफ एंटर्ड द हाउस, एक बार एक चोर घर में घुस आया। अगला सेंटेंस क्या है कि उसे आंगन में एक कुत्ता मिला। चलो भाई, किससे आंगन में कुत्ता मिला, उससे। अब वो किसके लिए बोला जा रहा है, उसे, उस चोर के लिए, तो वहां पर हम यूज करेंगे ही का। किसका यूज करेंगे, ही का, क्योंकि पुरुष है और वह या उसके के लिए हम अंग्रेजी ही का यूज करेंगे। सब्जेक्ट मिल गया। अब इसके बाद क्या हुआ, वो क्या, उसे मिला। मिला क्या भैया, मिलने की अंग्रेजी तो आप मीट का यूज कर लेंगे, लेकिन मिलने की अंग्रेजी मीट तब यूज की जाती है जब किन्हीं दो लोगों के बीच कोई मीटिंग होती है या उनको पहले से एक मीटिंग फिक्स कराई जाती है, तो वहां पर आप दो लोगों के बीच के मिलने को हम, या दो से अधिक लोगों के बीच की मिलने की बात होती है, तो वहां पे मीट का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज पाई जाती है, कोई चीज मिल जाती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मीट का यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम फाउंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फाउंड का। तो यहां पर हम लिखेंगे ही फाउंड, यानी वो उसने पाया। क्या पाया, एक कुत्ता। क्या पाया, एक कुत्ता, यानी अ डॉग। ही फाउंड अ डॉग, कहां पर, आंगन में, इन द कोर्ट यार्ड। इन द कोर्ट यार्ड, ये हो गया आपका ट्रांसलेट कि उसे आंगन में एक कुत्ता मिला। यानी अब आगे का सेंटेंस क्या है, जो बड़ा स्वामी भक्त था। जो बड़ा स्वामी भक्त था। अब भैया जो की अंग्रेजी क्या होती है, तो जो की अंग्रेजी अगर कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है, तो वहां पर अगर किसी व्यक्ति की बात होती है, यानी किसी सजीव व्यक्ति की बात होती है, यानी कोई महिला या पुरुष की बात होती है, तो वहां पे हम हु का यूज करते हैं। किसका, हु कंजंक्शन का यूज करते हैं, यानी हु को लगाकर हम उस व्यक्ति को संबोधित कर लेते हैं जिसके विषय में वो बात कही जा रही है। लेकिन यदि कोई जानवर होता है, तो वहां पर हम हु के अलावा भी व्हिच का यूज कर सकते हैं। तो यानी यहां पर हम व्हिच का यूज करेंगे, या आप हु का कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सजीव में कुत्ता भी आ रहा है, तो वहां हु का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सही तरीके से हम कहें, तो यहाँ पे हम कंजंक्शन जो के स्थान, जो के लिए हम व्हिच का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ जो की अंग्रेजी क्या लिख ली, व्हिच। अब सब्जेक्ट तो हो गया, क्योंकि हमने इस जो को ही सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, और यहाँ पे हमने इसकी अंग्रेजी व्हिच लिख ली। अब स्वामी भक्त था, यानी सिंपल पास्ट, तो हमने यहाँ पर लगाया वाज। क्या लगाया, वाज। हमने बताया यानी जो होगी वो मोस्टली पास्ट में ही होगी, चाहे वो सिंपल पास्ट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, या पास्ट का कोई भी भाग हो। तो यहाँ पे हमने लिखा व्हिच वाज, क्या था, बड़ा स्वामी भक्त। बड़ा स्वामी भक्त यानी बहुत। अब बड़े का मतलब साइज में तो आकार में होगा नहीं कि हम बिग लगाए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बहुत की अंग्रेजी लगाएंगे वेरी। और स्वामी भक्त मतलब ईमानदार, वफादार, फेथफुल या लॉयल, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉयल, यानी व्हिच वाज वेरी लॉयल, वो बड़ा स्वामी भक्त था। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे सेंटेंस पढ़ते हैं कि कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। चलिए भाई, सबसे पहले यहां पे सेंटेंस है कुत्ते को चुप करने के लिए। कुत्ते को चुप करने के लिए। अब इसको हम इन्फिनेटिव की तरह कर सकते हैं, क्योंकि आने जाने खाने पीने, इसके लिए हम इन्फिनेटिव टू का यूज करके इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यानी टू साइलेंस द डॉग। बात खत्म। टू साइलेंस, चुप करने के लिए, द डॉग, कुत्ते को। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अब हमको आना है अपने मेन वाक्य पर, मेन सेंटेंस पर। और मेन सेंटेंस क्या है, चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। हमने सेंटेंस के दो टुकड़े किए थे, पहले को हमने अलग किया और मेन को हमने अलग कर लिया। तो पहले का सेंटेंस हो गया हमारा कुत्ते को चुप करने के लिए, यानी टू साइलेंस द डॉग। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट का पता लगाएंगे। और सब्जेक्ट क्या है, किसी भी सेंटेंस में, कितने भी बड़ी सेंटेंस में, अगर आपको मेन वर्ब ज्ञात करनी है, तो ये मान के चलिए कि वाक्य का अंतिम वर्ब ही उस वाक्य का मुख्य वर्ब होता है, यानी मेन वर्ब होती है। तो यहां पर हमने क्या किया कि चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। फेंकना आपकी वर्ब हो गई। किसने फेंका, चोर ने। सब्जेक्ट मिल गया हमको। हमने यहाँ पे लिखा द थीफ,
इसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फेंकना क्या अंग्रेजी थ्रो, लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे थ्रू। द थीफ थ्रू, क्या फेंका, एक टुकड़ा मांस का, यानी अ पीस ऑफ मीट, अ पीस ऑफ मीट। अब कहां फेंका, उसकी ओर। अब उसकी ओर की मीनिंग, की ओर की मीनिंग क्या होती है, टूवर्ड्स, और यहां पे हम लगाएंगे इट। क्यों इट लगाएंगे, क्योंकि हिम और हर का यूज पुरुष और महिला के लिए किया जाता है। अगर किसी महिला की ओर की बात की जाए तो टुवर्ड्स हर हो जाएगा, पुरुष की बात की जाए तो टुवर्ड्स हिम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जानवर के लिए यूज किया जा रहा है और एनिमल्स या जानवर के लिए हम इट का यूज करते हैं, ना कि हिम और हर का। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ट्रांसलेट, द thief threw a piece of meat towards it। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस कि यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा। यह देखकर, भैया ये सिंपल सी बात है कि यहां पर हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल का यूज कर लेंगे अपने फिर से, यानी seeing this, यह देखकर, ठीक है, जैसे होता ना खाकर पीकर नाचकर गाकर, ठीक है, इस तरह से हम उसको पार्टिसिपल बना के उसका ट्रांसलेट करते हैं। और ऐसे पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर हम ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो वही मैंने किया कि सीइंग दिस, यानी यह देखकर, इतने का ट्रांसलेट हो गया। फिर क्या हुआ, कुत्ते ने चोर से कहा। किसने कहा, कुत्ते ने, यानी सब्जेक्ट कौन है हमारा, द डॉग। उसके बाद वर्ब क्या है, कुत्ते ने क्या किया, कहा, यानी उसकी अंग्रेजी क्या होगी, शेड। द डॉग शेड से होती है लेकिन सेकंड फॉर्म शेड। द डॉग शेड, किससे कहा, ऑब्जेक्ट कौन है, चोर, यानी टू द थीफ, यानी द डॉग सेड टू द थीफ, कुत्ते ने चोर से कहा। क्या कहा भाई, अब जो कहने लिखने वाली बातें होती हैं, चाहे वो अंग्रेजी में हो और चाहे वो हिंदी में हो, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होती है। तो हम ट्रांसलेशन करते समय भी अपने इन्वर्टेड कॉमा को ऑन कर लेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा लगा लेंगे। क्या कहा, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो जाएगा। कहा उसने कि तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं। कुत्ते ने क्या कहा, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं। सबसे पहले तुम चाहते हो, यानी यू वांट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यू वांट ओनली। यू आपका जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहां पर वांट रहेगा, वांट्स नहीं होगा। वांट सिर्फ ही सी इट या किसी एक वचन के साथ यूज किया जाता है, यस या यस, लेकिन यहाँ पे यू प्रोनाउन है इसलिए हम सिंपल वर्ब ही यूज करेंगे, वांट। तुम चाहते हो, की अंग्रेजी दैट, जानते हैं दैट कंजंक्शन का मतलब की होता है, यानी यू वांट, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं, मींस आई स्टॉप बार्किंग, आई स्टॉप बार्किंग, मैं भौंकना बंद करता हूं या मैं भौंकना बंद कर दूं। और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ, एंड चुरा ले जाओ, यू टेक, यू टेक अवे, तुम, और तुम ले जाओ द ज्वेलरी एंड द क्लॉथ्स ऑफ माई मास्टर, यानी तुम चुरा ले जाओ या तुम लेकर चले जाओ द ज्वेलरी, आभूषण, और द क्लॉथ्स, कपड़े, ऑफ माई मास्टर, मेरे मालिक के। तो ये हो गई हमारी बातचीत कुत्ते की उस चोर से। आगे क्या हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर उसने क्या कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं अगर वाक्य के सेंटेंस में आता है तो वहां को यूज करना है नेवर का। किसका यूज करना है, नेवर का, यानी इट कैन नेवर, सकता सकती सकते आया तो आप कैन लगाते हैं, और कभी नहीं की जगह केवल नहीं आता तो आप नॉट लगाते थे, कैन नॉट। लेकिन कभी नहीं आया इसका मतलब आपको यूज करना है नेवर का। इट कैन नेवर हैपन, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता, इट कैन नेवर हैपन। आगे देखते हैं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। फिर वो कहता है कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, आई एम नॉट सच अ फूल, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं ऐसा मूर्ख, सच, सच मतलब ऐसा, अ फूल मूर्ख। ये हो गया हमारा सेंटेंस। आगे क्या है, तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूं, की अंग्रेजी हम फिर से लगाएंगे यहां पर दैट, और फिर क्या है कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूं, यानी आई विल स्टार्ट ईटिंग, आई विल स्टार्ट ईटिंग, मैं खाने लगूं, शुरू कर दूं खाना, क्या, योर थ्रोन मीट, योर थ्रोन मीट। अब यहां पे थ्रोन क्यों लगाया गया, खाया हुआ। जब कभी भी हम वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो वहां पर हम अपने पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल में भी हम क्या करते हैं, वहां पे थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमने यहां पे लिखा कि योर थ्रोन मीट, तुम्हारा फेंका हुआ, तुम्हारा फेंका हुआ।
तो यानी हो गया आपका सेंटेंस, आई एम नॉट सच अ फूल दैट आई विल स्टार्ट ईटिंग योर थ्रोन मीट। फिर आगे क्या होता है, आगे होता है कि तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ। क्या बोलता है वो डॉग, क्या बोलता है थीफ से, तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ, यानी यू गेट आउट। उसने कहता तुम बाहर निकल जाओ, यू गेट आउट कहां से, ऑफ हेयर, यहां से, यू गेट आउट ऑफ हेयर, तुम यहां से बाहर निकल जाओ, राइट नाउ, अभी के अभी, तुरंत तत्काल की मीनिंग क्या होगी, राइट नाउ, यानी तुम अभी के अभी यहां से बाहर निकल जाओ, यू गेट आउट ऑफ हेयर राइट नाउ। फिर आगे क्या होता है, क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है, क्या तुमने भी मुझे बेईमान समझ लिया है। अब किसी भी टेंस में अगर वर्ब के साथ है आ जाता है, आया है, गया है, पढ़ा है, लिखा है, तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक और पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, यानी किसी काम को कंप्लीटली अगर प्रेजेंट में कंप्लीट कर लिया जाता है तो वो हमारा परफेक्ट टेंस का हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हम इसको इंट्रोगेटिव में कर लेंगे। इंट्रोगेटिव क्या होता है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो वाक्य के प्रारंभ में करते हैं, या क्वेश्चन वर्ड कोई हमारा होता है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसका यूज हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज होती है, यानी आपके प्लूरल प्रोनाउन के साथ हैव और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज का यूज होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हैव का यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है, यानी यू हैव यू, समझना की मीनिंग होती है कंसीडर्ड, क्या होती है, कंसीडर्ड होती है, लेकिन हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम लिखेंगे हैव यू कंसीडर्ड, क्या तुम मुझे भी समझ लिए हो, मी, मुझे भी, यानी यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लिखा मी, डिसऑनेस्ट, बेईमान, टू, भी की अंग्रेजी यहाँ पे हमने क्या लिखा, टू। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, हैव यू कंसीडर्ड मी डिसऑनेस्ट टू, तुमने मुझे भी अपनी तरह बेईमान समझ लिया है। तो ये आपका एक पैराग्राफ था जिसके मोस्टली सेंटेंस, एक कहानी थी तो जिसके मोस्टली सेंटेंस आपको पास्ट टेंस से संबंधित ही मिले, यानी पास्ट के ही रिलेटेड टेंसों के आपको मिले। तो ये हमारा हो गया आपका दूसरा पैराग्राफ। अब हम इसी क्रम में देखते हैं अपना अगला पैराग्राफ। क्या है भाई अगला पैराग्राफ, उसको भी देख लेते हैं, जरा सा देखते हैं अपना अगला पैराग्राफ। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, एक छोटे से गांव में हुआ, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। हिंदी तथा उर्दू भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में कुशल थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों में रुचि लेते थे। आप देख सकते हैं कि इस जो आपका पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में मुंशी प्रेमचंद की बात की जा रही है, जो कि हमारे एक साहित्यकार थे हमारे। तो यहाँ पर मोस्टली सेंटेंस आपको पास्ट में मिल रहे हैं, और इसके अलावा उन पर आधारित जो अन्य बातें कही जा रही हैं वो हमारे प्रेजेंट पे, यानी ये पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस पर आधारित है, यानी या तो प्रेजेंट का सेक्शन है या पास्ट का सेक्शन है, सिर्फ इन्हीं दोनों टेंसों पे आधारित ये हमारा पूरा पैराग्राफ है। आसानी के साथ इस ट्रांसलेट को हम पूरा करेंगे, इस पैराग्राफ का ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। किसी तरह की कोई वर्ब का यूज नहीं किया गया है, सिंपल पास्ट सेंटेंस है, बस हमको यहाँ पर सीधे सीधे ट्रांसलेट कर देना है कि साहित्यकार कौन था, मुंशी प्रेमचंद। शुरुआत करते हैं हम अपने सब्जेक्ट के साथ कि मुंशी प्रेमचंद थे की अंग्रेजी यहाँ पर हम वाज लगाएंगे। सिंपल पास्ट में वाज और वर का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वहां पे हम वाज वर का यूज ना करते हुए सिर्फ वर की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। है फाइनली यहाँ पर हमने सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद वाज क्या थे, एक महान साहित्यकार, अ ग्रेट ऑथर। यहाँ पर साहित्यकार, रचनाकार, कवि, लेखक, ऐसा कोई भी शब्द आपको मिल जाता है तो आप यहाँ पर ऑथर या पोएट का, यानी कवि का अगर बात होती है, पद्यांश के रचनाकार होते हैं तो आप पोएट का यूज करते हैं, या अगर वो अपने किसी गद्यांश भाग को लिख रहा है तो ऐसी जगह पे वो साहित्यकार, लेखक, ऑथर का यूज आप करेंगे। तो हो गया यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट ऑथर, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अगला सेंटेंस है कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था। चलिए भाई, किसका जन्म, उनका जन्म, यानी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे उनका की अंग्रेजी ही वॉज बॉर्न, यानी उनका जन्म हुआ या वे जन्मे कहां पर,
एक साधारण परिवार में, इन अ सिंपल फैमिली, और एक छोटे गांव में, यानी एंड इन अ स्मॉल विलेज, एंड इन अ स्मॉल विलेज। दोनों बातें हो गई कि ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ, इन अ सिंपल फैमिली, एक साधारण परिवार में, और इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। फिर आगे देखते हैं हम, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, यानी फिर भी एक कंजंक्शन है और यहां पर फिर भी की अंग्रेजी हम लिखेंगे स्टिल, यानी उसके बाद भी ही वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। सिंपल पास्ट आपको फिर से मिलता है, ही बिकेम फेमस, यानी बिकम की सेकंड फॉर्म का यूज हमने किया, ही बिकेम, वो हुए क्या, प्रसिद्ध, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में वो क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। आगे क्या हुआ, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। फिर देखते हैं क्या लिखेंगे हम कि ही हैड, समान अधिकार था मींस वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पे समान अधिकार रखते थे। और जब ऐसे सेंटेंस आपके पास आए तो यहां पर आप हैड का यूज करते हैं, किसका, हैव या हैड का, यानी अगर प्रेजेंट की बात होती है पास्ट की अंग्रेजी के लिए तो हम यहाँ पर हैव लगाते हैं, पास्ट की बात होती है तो हम हैड लगाते हैं। तो वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पे उनके पास समान अधिकार था मींस हम यहाँ पर हैड का यूज करेंगे। और हम लिखेंगे ही हैड इक्वल राइट्स, इक्वल मतलब बराबर का, समान, राइट्स मतलब अधिकार, ही हैड इक्वल राइट्स ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू, क्या, भाषा। अब भाषाओं की मीनिंग क्या हो जाएगी, लैंग्वेजेस, यानी ही हैड इक्वल राइट्स ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। आगे क्या है कि उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे कुशल थे। फिर एक पास्ट, सिंपल पास्ट का वाक्य थे कि कुशल थे, कौन था, वे की अंग्रेजी हम यहाँ पर दे नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पे मुंशी प्रेमचंद जी के लिए यूज किया जाता है, केवल सम्मान में वह नहीं बोला जाता है, वे बोला जाता है, इसलिए हम यहाँ पर ही का यूज करेंगे। यानी ही वॉज स्किल्ड, कुशल थे, यानी ही वॉज स्किल्ड इन, किसमें जो है कुशल थे वो, हिंदी उपन्यास तथा कहानियां लिखने में, यानी राइटिंग नॉवेल्स, लिखने में, उपन्यास एंड स्टोरीज, कहानियां, यानी ही वाज स्किल्ड इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। फिर आगे देखते हैं कि अगले उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। अब ये सेंटेंस आपका दूसरा मिलता है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ता ती ते, इस वाक्य का अंत हो रहा है। चलिए भाई सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का एक सजीव चित्रण मिलता है। कहां मिलता है सजीव चित्रण, उनके उपन्यासों में, यानी हिज नॉवेल्स, उनकी जो उपन्यास हैं, गिव, देते हैं, क्या देते हैं हमें, मिलता है मींस क्या देते हैं वो हमें, उनके उपन्यास देते हैं तो हम गिव का यूज करेंगे सेंस के अकॉर्डिंग। अ विविड, विविड मतलब सजीव, और उसके बाद डिपिक्शंस यानी चित्रण, यानी हिज नॉवेल्स, उनके उपन्यास गिफ्ट्स देते हैं या उनमें हमें प्राप्त होता है या मिलता है a vivid depictions of the Indian society, यानी भारतीय समाज का, भारतीय समाज का मीनिंग ऑफ द इंडियन सोसाइटी, यानी उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। फिर आगे देखते हैं उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। चलिए भाई उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। किसका अनुवाद हुआ है, उनकी पुस्तकों का, यानी हिज बुक्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हिज बुक्स, अनुवाद हुआ है यानी हैव बीन, हो चुका है, यानी यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, पैसिव सेंटेंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिज बुक्स हैव। अब यहाँ पर पैसिव है तो हम हैव के साथ बीन भी इंक्लूड करेंगे, यानी हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेट, जो कि थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है, अनुवाद होना क्रिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसलेटेड, क्या लिखेंगे, ट्रांसलेटेड। पैसिव का सेंटेंस होता है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, यानी हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, किसमें, इनटू मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, यानी कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेट हुआ है, कहां की, संसार की, तो ये बाद में आप लिख देंगे ऑफ द वर्ल्ड्स, मींस हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, उनकी किताबों का अनुवाद हुआ है कहां, टू मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज,
कई सारी भाषाओं में इस संसार की ऑफ द वर्ल्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। चलिए भाई, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है, अनुवाद हुआ है, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं इसलिए शो ऑफ कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ही इज कॉल्ड यानी कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस पैसिव वॉइस के होते हैं, कहा, उन्हें कहा, ये हो गया आपका डायरेक्ट। लेकिन अगर कहा जाता है ऐसे सेंटेंस जुड़ जाते हैं तो सिंपली बात है, आप पैसिव वॉइस सेंटेंस को पहचान जाते हैं कि ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वहां पे आप ही इज कॉल्ड लिखेंगे, क्योंकि वहां पे आप थर्ड फॉर्म का यूज कहा जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आप इज एमआर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो उन्हें कहा जाता है यानी ही इज कॉल्ड, उन्हें पुकारा जाता है, उन्हें जाना जाता है, उन्हें बुलाया जाता है द नॉवेलिस्ट एम्परर यानी उपन्यास के सम्राट के नाम से उन्हें पहचाना जाता है, बुलाया जाता है या उन्हें संबोधित किया जाता है। वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। फिर पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है, कौन था वे की अंग्रेजी हम ही लिखेंगे क्योंकि प्रेमचंद जी के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ही वॉज ऑल्सो अ सक्सेसफुल एंड पॉपुलर टीचर, यानी वे थे सफल और लोकप्रिय शिक्षक। तो सफल, सक्सेसफुल और लोकप्रिय का मतलब पॉपुलर, मींस हम लिखेंगे कि ही वॉज ऑल्सो अ सक्सेसफुल एंड पॉपुलर टीचर। फिर क्या है, कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते, यानी कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं। ताहे तीहे तेहे स्पष्ट होता है कि दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बस सिंपली हमको इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट को सर्च करना है सबसे पहले। चलो भाई, पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है? पढ़ने का काम करते हैं कुछ कम पढ़े लिखे लोग, यानी कम पढ़े लिखे लोगों, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट इस सेंटेंस का। तो सबसे पहले तो इसकी हम मीनिंग लिखेंगे कि लेस एजुकेटेड पीपल, यानी कम शिक्षित लोग या कम पढ़े लिखे लोग, दोनों की बातें। लेस एजुकेटेड पीपल, कुछ कम पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ना की अंग्रेजी रीड हो गई। यहां पे हो गया लेस एजुकेटेड पीपल रीड, क्या पढ़ते हैं, उनकी किताबें, हिज बुक्स किसके साथ, रुचि के साथ, यानी विद इंटरेस्ट। क्या लिख देंगे, विद इंटरेस्ट। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को सर्च किया, लेस एजुकेटेड पीपल। इसके बाद फिर हमने क्रिया को सर्च किया, यानी पढ़ने का काम करते हैं, रीड, क्या पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हिज बुक्स। और फिर कॉम्प्लीमेंट हमने सर्च किया किसके साथ, रुचि के साथ, यानी विद इंटरेस्ट। तो सेंटेंस हमारा हो गया कि लेस एजुकेटेड पीपल रीड हिज बुक्स विद इंटरेस्ट। ये था हमारा पैसेज, और इसके साथ ही हम आगे के पैसेज भी आपको लोग को जल्दी से जल्द लेकर आते हैं अपने नए सेशन में। आइए देखते हैं इसी क्रम में अपना एक और इंपॉर्टेंट पैसेज। ये पैसेज है कि विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। स्कूल बंद होते ही वे घर से चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। शनिवार को प्रातः काल का स्कूल था। गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था। मींस जहां भी आपको जितने भी सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये हमारा पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट या पास्ट के किसी भाग से संबंधित टेंस से रिलेटेड है। और मोस्टली कहानियां पास्ट टेंस से संबंधित होती ही है। चलिए देखते हैं आसानी के साथ इनका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। मींस इसको दूसरे अर्थ में हम समझ सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में गांधी जी व्यायाम में रुचि नहीं रखते थे या उन्हें रुचि नहीं थी। इन दोनों भावों से इसका ट्रांसलेट किया जा सकता है। चलिए करते हैं। सबसे पहले अब रखते हैं कि मीनिंग वैसे तो रखते हैं, ताहे तीहे ते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित वाक्य है। लेकिन अगर इसको हम दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे वो देखिए। यहां पे लिखा है गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट। गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट, यानी हैव मतलब रखते थे, और उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है। मींस अगर हैव को हम एक वर्ब के यूज में यूज करें, वर्ब की तरह यूज करें, तो उसकी सेकंड फॉर्म हम हैड का यूज करते हैं। और वही हमने यहां नहीं थी, यानी पास्ट से संबंधित रिलेटेड हमारा सेंटेंस है, तो हमने हैव की जगह हैड का यूज किया। मींस गांधी जी हैड, गांधी जी रखते थे, नो नहीं रखते थे, क्या, इंटरेस्ट, रुचि। किसमें भाई, गांधी जी सब्जेक्ट हो गए हमारे, वो नहीं रखते थे क्या, रुचि, इंटरेस्ट, किसमें, व्यायाम में, यानी इन एक्सरसाइज। और फिर इसके बाद आता है विद्यार्थी जीवन में, मींस ड्यूरिंग हिज
स्टूडेंट लाइफ, यानी अपने विद्यार्थी जीवन में गांधी जी व्यायाम में रुचि नहीं रखते थे। अगला सेंटेंस हम अपना देखते हैं कि स्कूल बंद होते ही, स्कूल बंद होते ही मींस जैसे ही स्कूल बंद होता था। अब जैसे ही ये सेंटेंस आपको मिल जाए, ये भाव मिल जाए, तो आप शुरुआत करते हैं उस सेंटेंस की एज सून एज से। किससे करते हैं? एज सून एज से, यानी जैसे ही के अर्थ में अगर आपको कोई सेंटेंस मिलता है तो वहां पर आप एज सून एज का यूज करते हैं। स्कूल बंद होते ही यानी जैसे ही स्कूल बंद होता है, एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड, एज सून एज द स्कूल क्लोज यानी स्कूल बंद होते ही या जैसे ही स्कूल बंद होता है वे घर चले जाते थे। वे घर चले जाते थे यानी वे घर चले जाते थे। अब यहां पर देखिए आपको सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा कि जाते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। हाँ ठीक है, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट के तरीके कर सकते हैं, ही रिटर्न टू होम। लेकिन यहां पर जब कभी कोई ऐसी चीज आती है जो पिछली आदत संबंधी होती है या लगातार वो की जाती रही होगी, तो वहां पर हम एक यूज करते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन यूज टू का। किसका यूज करते हैं? यूज टू का। यूज टू एक ऐसा होता है कि वो खेला करता था यानी ही यूज टू प्ले, वो गाया करता था ही यूज टू सिंग। तो इसी तरीके से यहां पर ट्रांसलेट हम इसका करेंगे ही यूज टू यानी वे चले जाया करते थे। ही यूज टू गो टू द हाउस, यानी हम इसको यूज टू के यूज से कंप्लीट कर रहे हैं। इसको हम सिंपल पास्ट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नया ग्रामेटिकल रूल हमने देखा कि यहां पर हम यूज टू का यूज कर रहे हैं। मींस हमने शुरू किया कि ही यूज टू गो यानी वे चले जाया करते थे टू द हाउस अपने घर, और पिताजी की सेवा करते थे, और अपने पिताजी की सेवा करते थे। एंड सर्व हिज फादर यानी सेवा करते थे अपने पिताजी की। अगला सेंटेंस हमारे यहाँ, शनिवार को प्रातःकाल का स्कूल था। चलिए भाई, ऑन सैटरडे, शनिवार को सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया ऑन सैटरडे स्कूल वाज इन द मॉर्निंग। स्कूल था कब? इन द मॉर्निंग, सुबह में। सिंपल सा सेंटेंस था, शनिवार को प्रातः स्कूल का समय था, शनिवार को सबसे पहले हमने लिख दिया ऑन सैटरडे। अब प्रातःकाल का स्कूल था तो यानी क्या था? स्कूल था, द स्कूल वाज इन द मॉर्निंग। फिर आगे है, गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था। मींस इसको अगर दूसरे सेंस में हम देखें, वैसे तो ये हमको पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, पास्ट परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे सेंस में देखें, गांधी जी को सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे स्कूल पहुंचना था। मींस उन्हें शाम 4 बजे स्कूल पहुंचना पड़ता था। और जब कभी आपके सेंटेंस में कोई कंपल्शन सेंटेंस मिल जाए यानी कोई मजबूरी से संबंधित सेंटेंस मिल जाए जिसमें पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ता है, पढ़ता है, ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, तो वहां पर हम हैज, हैव टू या हैड टू का यूज करते हैं। यानी अगर हमारा प्रेजेंट से संबंधित सेंटेंस होता है तो हम हैज टू, हैव टू का, या पास्ट से संबंधित सेंटेंस होता है तो वहां हम हैड टू का यूज करते हैं। बिल्कुल हम वही यहां पर यूज करने वाले हैं। हमने कहा कि गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था। मींस गांधी जी हैड टू यानी गांधी जी को पढ़ता था क्या? रीच बैक टू द स्कूल। मींस स्कूल पहुंचना पड़ता था क्या? फॉर एक्सरसाइज, व्यायाम के लिए हो रहा है हमारा, व्यायाम के लिए। मींस गांधी जी हैड टू रीच बैक टू स्कूल, गांधी जी को स्कूल वापस पहुंचना पड़ता था फॉर एक्सरसाइज, व्यायाम के लिए। कब भैया? शाम के 4 बजे यानी एट 4 PM। PM मींस पोस्ट मेरिडियन यानी अपराह्न का समय। तो यहां पर हमने लिख लिया एट 4 PM, शाम के 4 बजे। इसमें शाम की मीनिंग भी इंक्लूड हो गई और 4 बजे की भी मीनिंग इंक्लूड हो गई। अब हम अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है कि उनके पास एक घड़ी नहीं थी। उनके पास एक घड़ी नहीं थी यानी वह एक घड़ी नहीं रखते थे, वह घड़ी नहीं रखते थे। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में से भी कर सकते हैं, या उनके पास नहीं थी, हमने जैसे पहला सेंटेंस किया था हैज, हैव, हैड का यूज करके, वैसे हम कर सकते हैं। मींस हम यहां लिख सकते हैं कि ही डिड नॉट हैव, रखना की मीनिंग हैव होती है, हमने पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही, उनके की मीनिंग ही लिखी, सब्जेक्ट वो थे। अब पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का यूज होता है तो हमने यहाँ पे डिड नॉट लिखा। फिर रखना की मीनिंग हमने यहाँ पर हैव लिखा। मींस ही डिड नॉट हैव, वे नहीं रखते थे एनी क्लॉक, कोई भी घड़ी। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि ही हैड नो वॉच। क्या कह सकते हैं हम? ही हैज नो वॉच। जैसे हमने पहले किया था गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट, गांधी जी रुचि नहीं रखते थे, वैसे ही गांधी जी घड़ी नहीं रखते थे यानी गांधी जी हैड नो वॉच,
उनके पास कोई घड़ी नहीं थी। ही हैड नो वॉच, या हम कह सकते हैं ही डिड नॉट हैव एनी क्लॉक। फिर बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका। चलिए भाई, सबसे पहले तो कारण क्या था बादलों के कारण, हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि ड्यू टू क्लाउड्स, ड्यू टू क्लाउड्स, बादलों के कारण। इतना ट्रांसलेशन हमारा हो गया। जब भी आपको कोई बड़ा वाक्यांश मिले तो आप पार्टली उसका अनुवाद करने का प्रयास करें, मतलब उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका, तो ड्यू टू क्लाउड लिख लिया मैंने, मेरा इतना ट्रांसलेशन हो गया बादलों के कारण। अब बारी आती है सही समय ज्ञात ना हो सका। सका, सकी, सके मींस यहां पर हमको मॉडल ऑक्सिलरी कुड का यूज करना है। सकता है, सकती है, सकते हैं की जगह हम कैन का यूज करते थे और उसी के पास्ट के रूप में हम कुड का यूज करते हैं। मींस ही, उन्हें, कुड नॉट नो, वो नहीं जान सके क्या, द करेक्ट टाइम, सही समय। ये हो गया कि उन्हें सही समय ज्ञात ना हो सका। किसे नहीं, भाई यहाँ पे लिखा हुआ है बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका। किससे सही समय ज्ञात नहीं हो सका, गांधी जी को, और गांधी जी के लिए हम प्रोनाउन ही का यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा ही कुड नॉट नो, वह नहीं जान सके, या गांधी जी नहीं जान सके द करेक्ट टाइम, उनका सही समय। आगे देखिए, गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे। गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गांधी जी रीच द स्कूल एट द टाइम, यानी गांधी जी पहुंचे स्कूल एट द टाइम, उस समय जब अन्य छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे। जब, अब जब की अंग्रेजी क्या होगी भैया, वैसे तो जब की अंग्रेजी होती है व्हेन। क्या होती है, व्हेन। व्हेन मींस होता है कब, लेकिन जब यह सेंटेंस, लेकिन जब दो सेंटेंसेस के बीच में हम व्हेन का यूज करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है जब, यानी एक कंजंक्शन की तरह। तो हमने यहां लगाया व्हेन, यानी गांधी जी रीच द स्कूल एट द टाइम व्हेन, क्या हुआ, अन्य छात्र अपने अपने स्कूल लौट चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस आसानी से आप आइडेंटिटी जान सकते हैं। यहाँ पे हमको हैड का यूज करना है, यानी ऑल द स्टूडेंट्स, सभी अन्य विद्यार्थी जो थे, हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और वही हमने यहाँ पर किया कि ऑल द अदर स्टूडेंट्स, बाकी के अन्य सभी विद्यार्थी, हैड गॉन, जा चुके थे, बैक, वापस, टू देयर होम्स, अपने घरों को। यानी जब अन्य छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे, when all the other students had gone back to their homes। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा। सबसे पहले तो दूसरे दिन का मतलब द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे हो गया। जब प्रधानाचार्य जी ने रजिस्टर देखा, यानी when प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा, द प्रिंसिपल saw the register, द प्रिंसिपल saw the register मींस शी की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे सा, क्योंकि ये हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। हाँ, यहां पर हम सा की जगह हम चेक्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चेक्ड, यानी उन्होंने रजिस्टर को चेक किया अपने सेंस के अकॉर्डिंग। फिर क्या हुआ, तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया, ही फाउंड गांधी जी अपसेंट। तो उन्होंने पाया, किसने पाया, प्रिंसिपल ने पाया। ही फाउंड, उन्होंने पाया गांधी जी को, गांधी जी क्या, अपसेंट यानी अनुपस्थित। फिर क्या हुआ, जब उनसे कारण पूछा गया, जब उनसे कारण पूछा गया, जब की मीनिंग हमने लगाया व्हेन। ही वाज आस्क्ड, ही वाज आस्क्ड यानी उनसे पूछा गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस, ही वाज आस्क्ड द रीजन, उनसे पूछा गया, किससे, ही वाज आस्क्ड, गांधी जी से पूछा गया क्या, कारण। अब जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जो हुआ था बता दिया, तो उन्होंने जो हुआ था बता दिया। अब भैया he was asked the reason, he told, उन्होंने बताया, जो कुछ या जो मींस इसका मतलब होता है what। जब हम what का यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में तो इसका अर्थ होता है जो कुछ या जो भी। तो यहां पर हुआ he told what, उन्होंने बताया जो कुछ, had happened, हुआ था, जो कुछ हुआ था, यानी पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो he told, उन्होंने बताया, what, जो कुछ, had happened, जो भी कुछ हुआ था। द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिज रीजन, उनके कारण पे, और उन्होंने गांधी जी पर जुर्माना कर दिया। एंड फाइंड हिम, एंड फाइंड हिम यानी जुर्माना उन पर कर दिया। फिर क्या हुआ, गांधी जी दुखी हुए, गांधी जी बिकम सैड, गांधी जी बिकम सैड यानी गांधी जी को दुख हुआ कि उन्हें झूठा समझा गया। की अंग्रेजी दैट कंजंक्शन के रूप में हमने यहां पे लगा ली। ही वॉज अंडरस्टूड टू बी लायर,
ही वॉज अंडरस्टूड यानी उन्हें समझा गया टू बी एक लायर यानी झूठा। तो ये था आपका ये पैसेज जहां पर आपने कई तरीके के पैसिव वॉइस सेंटेंस, मॉडल ऑक्सिलरीज, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हैव हैज का यूज, यूज टू का यूज आपने यहां पर ग्रामेटिकल पोर्शन से सीखा। तो चलिए इसी क्रम में फिर देखते हैं अपना एक नया पैसेज। चलिए इसी क्रम में देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पैसेज जो कि प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला पैसेज क्या है हमारा। अगला पैसेज है कि असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता दो बहनें हैं। सफलता हमारी आंखों को खोलती है और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। इस पैसेज को पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि ये पैसेज कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैसेज है जिससे हमें एक शिक्षा दी जा रही है, हमें एक बात समझाई जा रही है। तो और जब कोई बात समझाई जाती है या कहीं शिक्षा दी जाती है हमें, तो वह हमेशा वर्तमान में होती है, अर्थात वो प्रेजेंट से संबंधित होती है। देखते हैं असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि ये एक साधारण सी बात है जिसमें हमें मॉडल ऑक्सिलरी यानी चाहिए शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और इसके लिए हमें शुड का इस्तेमाल करना होता है। मीन्स मैंने आपको बताया कि पैसेज करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि अगर कोई कहानी आ गई तो मोस्टली वो पास्ट टेंस से संबंधित होती है या पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट के किसी भी भाग से मोस्टली सेंटेंस उसके आते हैं, जहां पे हमें उन नियमों को ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर जो आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज की 2-4 लाइनें पढ़ के हमें ये पता चल गया कि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक शिक्षाप्रद गद्यांश है जहां पर हमको ऐसे टेंस मिलने वाले हैं जो हमारे प्रेजेंट टेंस से संबंधित ज्यादातर सेंटेंस होने हैं। खैर हम शुरू करते हैं, जो भी होगा उन्हें हमें करना है क्योंकि हमें तो ट्रांसलेशन सीखना है। असफलता हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहिए शब्द जब आपको किसी वाक्य के अंत में मिल जाए तो वहां पर आपको यूज करना है शुड का। एक मॉडल ऑक्सिलरी है जहां पर चाहिए के लिए हम यूज करते हैं। यहीं पर कभी कभी हम जब अवश्य चाहिए हमें मिल जाता है तो हम शुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी जब कोई आज्ञा से संबंधित या किसी शिष्टाचार से संबंधित वाक्य में चाहिए आ जाता है तो वहां पर हम शुड न लगाकर मस्ट का प्रयोग न कर कर आर टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात हमें कही गई है, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, जो एक सिंपल सा वाक्यांश है, इसलिए हम चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करेंगे। अब किसी भी ट्रांसलेशन की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना होता है उसके सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे निराश होने का जो काम नहीं करना है वो किसे करना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे पास हमें, यानी हम एक कर्ता है, एक सब्जेक्ट है, तो शुरुआत सबसे पहले हमसे होगी और हमें की अंग्रेजी हम यहाँ पे लिखेंगे वी। अब चाहिए के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, शुड का। तो वी शुड नॉट यानी हमें नहीं चाहिए, वी शुड नॉट हमें नहीं चाहिए क्या, वर्ब है हमारी निराश होना, यानी वी शुड नॉट डिस्पेयर। किस कारण से, असफलता से। किस कारण से, असफलता से, यानी ड्यू टू फेलियर। वी शुड नॉट डिस्पेयर ड्यू टू फेलियर। या इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि वी शुड नेवर। वी शुड नेवर क्योंकि कभी नहीं की मीनिंग यहां पर नेवर का यूज हम कर सकते हैं, वी शुड नेवर। और निराश होने का एक सिनोनिम्स और होता है डिसअपॉइंटेड। क्या होता है, डिसअपॉइंट। तो वी शुड नेवर डिसअपॉइंट ड्यू टू फेलियर या विद फेलियर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं दो प्रकार से। अगली लाइन हमारी है सफलता और असफलता दो बहनें हैं। सफलता और असफलता दो बहनें हैं। कुछ नहीं करना हमें कहना है कौन दो बहनें हैं, सफलता यानी सबसे पहले सक्सेस, और दूसरी कौन है, एंड फेलियर यानी असफलता। सफलता और असफलता हो गया भैया। सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, दो प्रोनाउन है यानी प्लूरल है, तो हमें यहां इज एम आर के साथ क्या यूज करना है, आर यूज करना है। सक्सेस एंड फेलियर आर क्या है, टू सिस्टर्स। टू सिस्टर्स यानी दो बहनें। हो गया, सिंपल सा आपका सेंटेंस था सिंपल प्रेजेंट का कि सफलता और सफलता दो बहनें हैं। कौन दो बहनें हैं, सफलता और असफलता, मींस सक्सेस एंड फेलियर
आर है क्या, टू सिस्टर्स, दो बहनें। इसके बाद अगला सेंटेंस है कि सफलता हमारी आंखें खोलती है। भैया ता है, ती है, ते है, सभी जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। बस हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को सर्च करना है। अब कौन हमारी आंखें खोलता है, वो है हमारी असफलता, यानी आंखें खोलने का काम कौन कर रहा है, असफलता। सबसे पहले हमको अपने सब्जेक्ट को लिख लेना है, मींस फेलियर। फेलियर क्या करता है, अब खोलता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में खोलना की अंग्रेजी ओपन, लेकिन यहां पे हम यस या ईएस जोड़ देंगे क्योंकि सिंगुलर जो है सब्जेक्ट के साथ हम यस ईएस का यूज कर लेते हैं। यानी फेलियर ओपन्स क्या, अवर आईज, हमारी आंखें। क्या करता है, असफलता हमारी आंखें खोलता है। फेलियर्स ओपन्स योर आईज। फिर क्या है, और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बताती हैं और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है, मतलब एंड टेल्स अस, यानी बताती हैं। फिर यस हमने लगाया क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमें यस या यस में से एक जोड़ना होता है। तो टेल अस अबाउट, बारे में, क्या किसके बारे में बताती है, आवर वीकनेस, हमारी कमजोरियों के बारे में वे हमें बताती हैं। यानी असफलता क्या करती है, असफलता यानी फेलियर ओपन्स आवर आईज, हमारी आंखें खोलती है, एंड टेल अस, और हमें बताती है क्या, अबाउट आवर वीकनेस, हमारी कमजोरियों के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। अब दूसरा यहां पर आपको ताहे तीहे तेहे तो मिला, लेकिन आप फिर से देखें यहां पे आपको ताहे तीहे नहीं बल्कि सकता है, सकती है, सकते हैं मिला। अब जब सकता, सकती, सकते मिल जाता है तो भैया आपको पता है कि यहां पर हम कैन का यूज करने वाले हैं। ये भी एक मॉडल एक्सुअलरी है। अब शुरू करते हैं कि उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं, यानी उन्हें दूर कर, बाय रिमूविंग, क्या लिखेंगे हम, बाय रिमूविंग देम, उन्हें दूर कर, भविष्य में, इन फ्यूचर, बाय रिमूविंग देम, उन्हें दूर कर, इन फ्यूचर, भविष्य में हम सफल हो सकते हैं। कौन हो सकता है, हम, सब्जेक्ट हो गया वी, और यहां पे सकते लगा है इसलिए हम यूज करेंगे कैन का। वी कैन सक्सीड, क्या हो जाएगा, वी कैन सक्सीड, हम सफल हो सकते हैं। ये हो गया। आगे देखिए, हाँ इसको आप बाद में लिख सकते हैं, वी कैन सक्सीड बाय रिमूविंग देम इन फ्यूचर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी कैन सक्सीड, इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बचता है बाय रिमूविंग देम इन फ्यूचर, ये आप बाद में भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से सेंटेंस सही होगा। अगला क्या है भाई, अगला है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में असफल होते हैं। फिर से भैया ताहे तीहते हैं, मतलब सिंपल सा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा वाक्य है। अब असफल होता कौन है, तो करता है हमारा बड़े बड़े वैज्ञानिक। सबसे पहले हमको लिखना होगा ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि सब्जेक्ट लिखने के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो क्या होते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक, फेल होते हैं, यानी असफल होते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे फेल। अब यहां पे हम यस यस इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि दिया गया जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल प्रोनाउन है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। ग्रेट साइंटिस्ट, कई सारे वैज्ञानिक हैं जो असफल होते हैं, तो यहां पर हम यस यस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यस यस का यूज केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जिसमें ही, सी, इट या कोई एक वचन अगर सब्जेक्ट होता है तो वहां पर हम यस यस जोड़ते हैं। इसके अलावा चाहे यू हो, वी हो, दे हो, या प्लूरल का कोई भी प्रोनाउन हो, या कई सारे लोगों के बात की जाए सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पर हम यस यस का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर कई सारे वैज्ञानिक हैं इसलिए हमने यहाँ पे यस यस का यूज नहीं किया। हो गया ग्रेट साइंटिस्ट फेल। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल होते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट हमारा है अपने प्रयोगों में, बस हमको यही लिख देना है, इन देयर एक्सपेरिमेंट। आगे क्या हुआ कि बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। फिर से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मिला जहां पर योद्धा पराजित होते हैं। पराजित होने का काम कौन करता है, बड़े बड़े योद्धा। फिर से हमें अपना सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेना है कि ग्रेट वॉरियर्स, ग्रेट वॉरियर्स, ठीक है, क्या होते हैं, पराजित होते हैं। गेट डिफीटेड, गेट डिफीटेड, डिफीटेड मतलब पराजित होना, हारना। तो द ग्रेट वॉरियर्स गेट डिफीटेड, कहां पराजित होते हैं, युद्ध के मैदान में, यानी इन बैटल,
इन बैटल्स, बैटल्स मींस युद्ध के मैदान। तो ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस कि ग्रेट साइंटिस्ट्स फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट एंड ग्रेट वॉरियर्स गेट डिफीटेड इन बैटल्स। फिर क्या कहता है कि महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। फिर से भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट कि वहां पर साइंटिस्ट फेल हो जाते थे, योद्धा हार जाते थे, और यहां पर चुनाव में बड़े बड़े राजनेता हार जाते हैं। फिर से सबसे पहले कौन चुनाव में हार जाता है? महान नेता, बड़े बड़े नेता। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेट लीडर्स या ग्रेट पॉलिटिशियन, ग्रेट पॉलिटिशियंस यानी राजनेता या नेता लूज हार जाते हैं। अब यहाँ पे लूज ही क्यों, ऐसे ऐसे क्यों नहीं लगा? क्योंकि कई सारे प्लूरल्स की बात की जा रही है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जा रही है। तो ग्रेट पॉलिटिशियंस लूज इन इलेक्शंस, इन इलेक्शंस यानी चुनावों में हार जाते हैं। फिर क्या हुआ? परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यानी यहां पर किसी काम को जारी रखने की बात की जा रही है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे परंतु की मीनिंग। अब परंतु का मतलब हालांकि कह सकते हैं, या हम यहां पर हाउएवर या बट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे वे निरंतर, वे की अंग्रेजी दे। अब यहां पे हम लिखेंगे कीप ऑन। अब कीप ऑन का क्या मतलब होता है? कीप ऑन क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य को जारी रखना, यानी किसी कार्य को लगातार करते रहना। तो यहां पे हमने लिखा दे कीप ऑन, यानी वे प्रयास करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग, कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग एंड, और एक दिन अवश्य सफल होते हैं, एंड वन डे वे अवश्य सफल होते हैं, यानी दे डेफिनेटली सक्सीडेड। डेफिनेटली मतलब निश्चित ही या अवश्य, दे डेफिनेटली सक्सीड। ये हो गया। आगे देखते हैं, मार्ग की कठिनाइयां देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, हम इसको तोड़ के कर लेंगे दो भागों में, छोटा छोटा बनाकर। सबसे पहले मार्ग की कठिनाइयों को देखकर। अब मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाक्य के या किसी वर्ब के अंत में कर, करके ऐसे शब्द मिलता है तो वो हमारा पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग जाता है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यहां पे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। हम भी शुरुआत करते हैं वैसे। सबसे पहले मार्ग की कठिनाइयों को देखकर, ये हमारा एक सेंटेंस है। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है मेरा एक सेंटेंस, लेकिन हमने इसको ट्रांसलेशन करने के लिए दो अलग अलग भागों में बांट लिया। सबसे पहले हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहिए शुड, ठीक। हम सिंपली हमने लिखा वी शुड नॉट डिस्पेयर ऑन, वी शुड नॉट डिस्पेयर। या इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि वी शुड नेवर डिसअपॉइंटेड, वी शुड नेवर डिसअपॉइंटेड। मतलब दोनों तरीकों से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चाहे हम लिख लें वी शुड नॉट डिस्पेयर, या हम लिख सकते हैं वी शुड नेवर डिसअपॉइंटेड या डिस्पेयर। किस लिए भैया? हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। किस पर? मार्ग की कठिनाइयों को देखकर, यानी ऑन सीइंग, देखकर, देखना, देखने क्रिया में कार्य करके लगा है, मतलब हमें इस क्रिया को ही पार्टिसिपल बनाना है। तो हमने लिखा सीइंग, इसमें आईएनजी जोड़ दिया। ऑन सीइंग द डिफिकल्ट वे अहेड, यानी मार्ग की कठिनाइयों को देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें। अगला है हमारा कि यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, यदि की अंग्रेजी इफ। शुरुआत करते हैं, हम कर लें यानी सब्जेक्ट हो गए वी। टेक अ डिटरमाइंड, टेक अ डिटरमाइंड डिसीजन, यानी यदि हम ले ले, टेक मतलब ले लेना, यदि हम ले लें या कर लें क्या? डिटरमाइंड डिसीजन, यानी दृढ़ निश्चय कर लें तो क्या होता है? तो क्या अंग्रेजी, यहां पे आप कॉमा लगा दीजिए या देन का यूज आप कर दीजिए। तो कुछ भी असंभव नहीं है तब, तो या तब, यानी जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तब नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या भैया नहीं है असंभव? कुछ भी। तो सबसे पहले कुछ भी की मीनिंग नथिंग, फिर इज है क्या, कैसा? इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी असंभव नहीं है। फिर क्या हो जाता है कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। सिंपल प्रेजेंट का सीधा सा नाम है कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। मींस क्या संघर्ष का दूसरा नाम है? जीवन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लाइफ। लाइफ इज अनदर नेम ऑफ स्ट्रगल, यानी जीवन है दूसरा नाम, अनदर नेम कि कहेगा फॉर स्ट्रगल, यानी संघर्ष के लिए जीवन दूसरा नाम है, यानी जो जीवन है संघर्ष का दूसरा नाम है। और अंतिम सेंटेंस हमारा है, यह फूलों की सेज नहीं है। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा प्रोवर्ब्स में कि ये फूलों का सेज नहीं है, यानी इट इज नॉट
इट इज नॉट अ बेड ऑफ फ्लावर्स या इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसा आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ जिसका आप ट्रांसलेशन देख रहे थे। इस तरह से कई सारे ट्रांसलेशन अलग अलग, कुछ कहानियों के, कुछ शिक्षाप्रद, कुछ प्रेजेंट से संबंधित, कुछ पास्ट है, कुछ मॉडल एक्चुअलीज से संबंधित आपने देखे। बस इसी तरह हमको अपने सारे ट्रांसलेशन करने हैं। जहां पर हमें बहुत बड़ा सेंटेंस मिलता है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उनको छोटे छोटे खंडों में बांटकर हम उनका ट्रांसलेशन कर लेंगे। ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सिर्फ क्रमानुसार सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करते जाना है। और ये डिफाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको उस सेंटेंस से ही प्रश्न करना है, ऑटोमेटिक आपको आपके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकलते हुए मिल जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि अगर आपको सर्च करना है सब्जेक्ट तो आप उससे कौन लगाकर प्रश्न कर लीजिए, अगर आपको खर्च करना है वर्ब तो आप क्या कर रहा है ऐसा कर आप सर्च कर लीजिए, या आपको ऑब्जेक्ट सर्च करना है तो किसके लिए किया जा रहा है ऐसा कहकर आप अपने आप को, आप अपने वाक्यांश से जब प्रश्न करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपको उत्तर मिल जाएगा उसी वाक्यांश से कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है और आपकी कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, आपकी वर्ब क्या है। बस आपको बस क्रमानुसार सिक्वेंसली इनको सेट कर देना है और आराम से आप अपना ट्रांसलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।